डियर स्टूडेंट्स, संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और जनसंख्या वृद्धि को कैसे मापते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। इसके अंतर्गत तीन ऐसे तत्व हैं, यानी जन्म दर, मृत्यु दर और स्थानांतरण। इन तीनों को जो कारक निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वही कारक जनसंख्या वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं। ये जो तीनों क्रियाएं हैं, इनको हम प्रभावित करके जनसंख्या का जो बैलेंस है उसको बना सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों कारकों के अलग अलग नियंत्रित करने वाले कारकों को पढ़ना होगा, जिससे ऑटोमेटिकली जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से 5 कारकों को सम्मिलित किया गया है: जैविक, जननांकीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक। जैविक कारकों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 3 जो कारक हैं उनको सम्मिलित करते हैं: प्रजाति, स्वास्थ्य और स्थानांतरण, आनुवंशिक जननता। प्रजाति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रजातियों की जन्मदर क्षमता अलग अलग होती है। मनुष्य का स्वास्थ्य और मनुष्य की जो जनन क्षमता है, उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना काफ़ी कठिन है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्य की मृत्यु दर अधिक है, क्योंकि वहाँ लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम है, मतलब वहाँ पे लोग कम स्वस्थ रहते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो उनकी जन्म दर है वो भी बैलेंस्ड है और मृत्यु दर भी बैलेंस्ड है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध आहारविद हैं ब्राज़ील के डी क्रास्ट्रो। उन्होंने अपनी बुक ज्योग्राफी ऑफ हंगर में बताया है कि जो प्रोटीन ग्रहण होता है और मानव की उत्पादकता है, उसमें काफ़ी प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। इसमें प्रजाति और स्वास्थ्य के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है आनुवंशिक जननता। यानी कि जो आनुवंशिक जननता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मनुष्य में ट्रांसफ़र होती रहती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मनुष्य की जननांगीय लक्षण होते हैं वो उसी के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसके बाद में जननांकीय कारक आते हैं। जननांकीय कारकों के अंतर्गत भी 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आयु, यौन संगठन। इसके अंतर्गत जो एक असंतुलन होता है वो एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। जितनी भी व्यवसायगत महिलाएं हैं वो बड़े परिवार की विरोधी होती हैं, यानी जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वे एक मतलब छोटी फैमिली रखना ही पसंद करती हैं। इसके अलावा सामाजिक कारक होते हैं, जैसे कि विवाह की जो हमारी आयु होती है, विवाह की अवधि होती है, इन सब का प्रभाव भी जन्म दर पर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जो शिक्षा होती है वो भी जनन प्रतिरूप को प्रभावित करती है। यानी शिक्षित महिलाएं जो होती हैं वो एक उनका जो नज़रिया होता है, उनकी जो सोच होती है वो अलग तरह की होती है। साक्षरता और जनन दर दोनों में ही प्रतिकूल संबंध है। जितनी महिलाएं साक्षर होंगी या लोग साक्षर होंगे, उतना ही उनमें जनसंख्या को नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक विकसित होगी। नॉर्मली जो हमारा भारत है उसमें एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो महिलाएं बीए या 12वीं पास होती हैं उनके 2 बच्चे होते हैं। जो हाई स्कूल होती हैं 10th वाली, उनके बच्चों की संख्या 4 से 6 होती है। निरक्षर महिलाएं जो होती हैं वो 6 का औसत होता है। यानी जैसे कि हम देखें तो हमारे जो पुराने समय में जो भाई बहन होते थे वो 7-8 से कम नहीं होते थे। तो इसका प्रभाव जो है वो शिक्षा के ऊपर पड़ता है। यानी शिक्षित होना भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे परिवार में जो प्रतिष्ठाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, ये सब भी जन्म दर को प्रभावित करते हैं। इन सभी को हम सामाजिक कारकों के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि जो विवाह की आयु है, विवाह की अवधि है, शिक्षा है, परिवार में प्रतिष्ठा है, ये सभी कारक जो है वो हमारे सामाजिक कारक हैं।
अगर हम बात करें तो हमारे भारत ने पहले से ही परहेज, विलंबित विवाह, निषेधित विधवा विवाह आदि नियंत्रक उपाय अपनाए गए थे, जिससे कि जो जन्म दर है उसको थोड़ा नियंत्रित कराया जा सके। इसके अलावा अगर हम आर्थिक कारकों की बात करें तो जो परिवार का जीवन स्तर होता है, आहार होता है, उसको महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जैसे छोटा परिवार होगा तो वो परिवार शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होगा, वो अच्छा भोजन खा पाएंगे और एक अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक कारकों में बात करें तो सरकार के द्वारा कई तरह की सरकारी नीतियाँ भी बनाई गई हैं। समय समय पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, जनचेतना और अन्य नीतियाँ भी बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये सभी कारक जो है वो जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, जिन्हें अपना करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में। इसके अंतर्गत भी चार प्रकार के कारक हैं, मेन तीन हैं: जननांकीय, सामाजिक और आर्थिक। इसके अलावा इसमें राजनीतिक कारक भी आते हैं। जननांकीय कारकों की बात करें तो इसमें आयु, यौन संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियां हैं उनके जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक एक नगरीकरण की प्रवृत्ति भी है, जैसे धीरे धीरे लोग नगरों की तरफ उत्सुक हो रहे हैं, जा रहे हैं। सामाजिक कारकों में हम बात करें तो शिशु भ्रूण हत्या, ये आज के समय में बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है। कन्या भ्रूण हत्या यानी कि लड़कियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, तो ये एक सामाजिक कारक है। इसके अलावा जो भारत जैसा देश है वहाँ पर दहेज की क्रूरता के कारण जो है वो कन्याओं को आवश्यकता ना मानकर बोझ माना जाता है। इसके अलावा आवास है, पोषण है, स्वच्छता आदि भी मृत्यु दर को नियंत्रित करते हैं। जन्म दर जो होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय, पर्याप्त भोजन की उपलब्धता आदि आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। यानी कि जिसके पास थोड़े मतलब पैसे होते हैं अपने परिवार को जीवन व्यतीत करने के लिए, तो वो उसी हिसाब से जो है अपने परिवार की वृद्धि करता है। इसके अलावा धार्मिक विश्वास भी हैं। राजनीतिक कारकों की हम बात करें तो युद्ध, महामारी, अकाल, भूकंप, अन्य ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनके कारण में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु जो है वो जाती है। तो ये भी जो कारक है वो जनसंख्या का जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं उसके अंतर्गत आता है जनसंख्या स्थानांतरण। जनसंख्या की जो गतिशीलता होती है वो भी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का उत्प्रवास या बहिर्प्रवास होता है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जिस क्षेत्र से लोग किसी अन्य क्षेत्र के लिए चले जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है। इसके विपरीत जो अप्रवास होता है वो जनसंख्या की वृद्धि को तीव्र करता है। यानी बाहर के क्षेत्रों से लोग जब अन्य क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ से जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होता है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सन 1880 से 1920 के दौरान यूरोप के जो विभिन्न देश थे वहाँ से लगभग 4 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जाकर के बस गए, जिसके कारण वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो तीव्र हुई। जबकि यूरोप के उन देशों में जहाँ से लोग प्रवास करके गए थे वहाँ पे जनसंख्या कम हो गई। यानी कि जिन क्षेत्रों से लोग जाते हैं वह जनसंख्या घट जाती है और जिन क्षेत्रों में जाकर बसते हैं वह धनात्मक परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से इन तीनों ही क्रियाओं को हम नियंत्रित करके हमारे विश्व में, हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं और जो हमारा देश है उसे प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड माहौल बनाया जा सकता है जिसके माध्यम से जो देश है यानी विकासशील जो देश है वो धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे।